आमिर कई दिनों से फरीहा के साथ एक छत तले रह रहा था, क्योंकि वो किसी काम के सिलसिले में उनके घर आया था। फरीहा एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर फरीहा के शौहर हसन की आंखें शायद देखने के काबिल नहीं रही थीं। इसका दिल एहसास से आरी हो चुका था। आमिर को फरीहा से हमदर्दी होने लगी। 4 बज चुके थे और वो काफ़ी देर से सड़कें नाप रहा था। इसने गाड़ी का रुख फरीहा की एक दोस्त के घर की तरफ किया और वहां से फरीहा को घर ले आया। घर पहुंचने के बाद फरीहा काम करने में मसरूफ हो गई और आमिर भी ज्यादा देर तक अपने कमरे में रहा। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर आमिर अपने कमरे में चला गया। 10 बज चुके थे और वो सोने के लिए लेटा ही था कि दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर फरीहा ने अंदर झांका और कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आमिर ने इस बात में सर हिलाया। फरीहा फिर शर्मीली सी होकर बोली, मैं थोड़ी देर यही बैठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। फरीहा रेशमी गावन पहने कमरे के वस्त में खड़ी थी। बाल पोनी टेल की कैद में कसमसा रहे थे और पलके आर्जों पर लरज रही थी। आमिर ने भारी खुमार आलूद आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहां आता हूँ। फरीहा बाहर निकल गई। आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ा। फरीहा वापस अपने कमरे में चली गई तो आमिर आहिस्तगी से उठा और चप्पल पहनकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके बदन पे चिऊंटियां सी रेंग रही थी। इसके दरवाजे के सामने खड़े होकर इसने लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धकेला। वो हसब तवक्को खुला हुआ था। इसने कदम अंदर रखे और दरवाजे को अपने अक़ब में बंद किया। वो कमरे के वस्त में बेचैन सी टहल रही थी। इसे देखकर नर्वस अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे लगा था जैसे किसी ने खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। वो नाजुक हाथ की मखरूती उंगलियों को मरोड़ती हुई बोली, तुम्हें खामखा वहम हो गया है फरीहा, यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दबीज कालीन को अपने पैरों से रोनता हुआ आगे हुआ, और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो। डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूंगा। वो इसकी तरफ बढ़ा और इससे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ लेटो। फरीहा ने आमिर को देखा। इसकी निगाहों में खुमार सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो झिझकती हुई सी कांपते हाथों से कंबल को ठीक करती बेड पे लेट गई। आमिर ने इसे देखा। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। नरम गुलाबी रुखसारों के बीच सुतवा नाक का खम चेहरे को खूबसूरती बख्श रहा था। सिया बड़ी बड़ी खुमार आलूद आंखों पे पलकों की बाल होले होले लरज रही थी और होंठ गुलाबों का अक्स छीन लाए थे। इस लम्हे आमिर को लगा वो इस लड़की को पसंद करने लगा है। शुरू में वो इसकी खूबसूरती पे फरेफ्ता हुआ था, मगर इस लम्हे इसे अपने आप में वाज़े तब्दीली का एहसास हुआ था। वो बेचैन सा हुआ। वो शादीशुदा थी और इसके एक करीबी दोस्त की बीवी थी और वो उनकी घर चंद दिन का मेहमान बनके आया था। आज नहीं तो कल इसे वापस चला जाना था, कभी ना वापस लौटने के लिए। यही चंद रातें थीं जो वो यहाँ गुजार सकता था। क्या मैं वाकई इसे पसंद करने लगा हूँ? इसने अपने आप से पूछा और पहलू बदल कर रह गया। फरीहा साकित लेटी हुई थी, इस बात से बेखबर कि इसका शौहर इस शहर में ही कहीं मौजूद था। किसी हसीना की जुल्फों के साए में अपने शब व रोज़ बिसर कर रहा था और जल्द ही इसे तलाक देने पे तला हुआ था। इसे परवाह नहीं थी कि फरीहा का क्या होगा। इसके नाम पे मुतलका का टेपा लग जाएगा और वो माँ बाप के घर भेज दी जाएगी, क्योंकि इसकी जगह लेने कोई और आ जाएगी। आमिर के दिल में कसक सी जागी। हसन से बात हुई तुम्हारी? इसने आहिस्तगी से पूछा। वो बोली, हाँ सुबह हुई थी, 10 बजे के करीब फ़ोन किया था मैंने उन्हें। अच्छा क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, अभी उन्हें कराची में बहुत काम है। वो बता रहे थे कि कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। वो सादगी से बताने लगी। इसका शौहर इसे साफ धोखा दे रहा था, मगर वो इस पे यकीन किए जा रही थी। अगर आमिर इस वक्त फरीहा के कमरे में मौजूद था तो वो भी इसके शौहर की वजह से। अगर वो इसे तवज्जो और मोहब्बत देता तो ऐसा कभी ना होता। कितने दिन लगेंगे? आमिर ने पूछा तो फरीहा ने कहा 2 दिन का। वो बोल रहे थे लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं, काम का बोझ काफी ज्यादा है। आमिर ने इसे अफसोस से देखा। इसकी मोहनी सी सूरत के गिर्द रेशमी बालों की लुटें पहरा दे रही थीं और होंठ फूल की पंखुड़ियों की मानिंद शादाब थे। हसन की बेइल्तिफात ने आमिर के लिए मौका फराहम कर दिया था। अगर वो इसे तलाक दे देता तो आमिर इसे अपना सकता था और इसका साथ यकीनन खुशियों भरा होता। वो इसके लिए दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस कर रहा था। अगर हसन इसे तलाक दे देता तो शायद इसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती। वो फरीहा को अपने साथ ले जाता और मोहब्बत के मतलब समझा देता। वो खुद गरज होने लगा था। कल हसन की जिस बात पे इसे गुस्सा आया था, आज वो इसे अपने हक में बेहतर महसूस होने लगी थी। अच्छा होगा अगर वो इसे छोड़ देता है।
इसने दिल ही दिल में सोचा और सर इसके करीब ही तकिए पर रखकर इसे यकटुक देखने लगा। वो नींद की वादियों में जा ठहरी, वो इसे सोते हुए देखता रहा। आमिर 8 बजे के करीब ही घर से निकल आया था। फरीहा तब सो रही थी। वो हसन की कार लेकर निकला था और ड्राइव करता हुआ एक 3 मंजिला होटल के इहाते में जा रुका और डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ते का आर्डर दिया। इसने फ़ोन निकाल कर हसन को कॉल मलाई घंटी जाती रही, मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। कई बार कोशिश करने के बाद इसने झंझला कर फ़ोन रखा और नाश्ता करने लगा। इसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात चल रहे थे। इसे पापा ने इस्लामाबाद से प्लाट का मामला हल करने के लिए भेजा था और वो कुन मामलात में फंस गया था, मुड़कर घर राबता ही नहीं किया था। वो फरीहा के लिए दिल में अजीब से जज्बे लेते हुए महसूस कर रहा था। रातों रात इसकी दिल की दुनिया बदल गई थी। वो रात को बहुत देर तक इसके कमरे में रहा था और ना जाने कब अपने रूम में आके इसके बारे में सोचते सोचते सो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये फ़कत हमदर्दी का जज्बा था, वाकई इसका दिल हरजाई हो गया था। नाश्ता ख़त्म करके इसने बिल अदा किया और काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर के पीछे एक चाक व चौबंद सा क्लार्क बैठा हुआ था। आमिर को करीब आते देखकर इसने सवालिया अंदाज में इसे देखा। यहाँ कोई हसन फारूक साहिब ठहरे हुए हैं? इसने कुहनी काउंटर के शीशे पे टकाकर हसन के बारे में इस्तिफसार किया था। क्लार्क मुस्तैदी से सामने रखे कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हो गया। इसने कहा, जी हाँ, हसन फारूक कमरा नंबर 245 में ठहरे हुए हैं। इसका कमरा दूसरे फ्लोर पे था। आमिर ने क्लार्क का शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। 1 मिनट सर, क्लर्क ने इसे पुकारा था तो आमिर ने पलट कर कहा, हाँ बोलो। अगर आप हसन फारूक साहिब से मिलना चाहते हैं तो मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, अब उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। आमिर ने भनवे उचक्का के इसे देखा और कहा, क्यों? उन्होंने सख्ती से मना किया है सर, कोई भी उनके कमरे की तरफ ना जाए। आमिर ने सख्त लहजे में कहा, वो मेरा दोस्त है और मुझे इससे अभी मिलना है। सॉरी सर, हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते, हम क्लाइंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखने के पाबंद हैं। वो टस से मिस नहीं हो रहा था। आमिर ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा और हसन को दिल ही दिल में गालियां देता बाहर आ गया। यकीनन वो रात भर के जागने के बाद बदमस्त होकर सोया था और सोने से पहले होटल स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना कर दिया था। ये भी हो सकता था कि इसे आमिर के आने का अंदेशा पहले से हो और इसने इसका सद्देबाब किया हो। गाड़ी में चंद लम्हे बैठने के बाद इसने असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव की गई थी और एक खरखरती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आमिर ने आवाज़ से बोलने वाले की उम्र का तकाजा 40 से 45 के दरमियान किया था। जी असलम रहमानी बोल रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं आमिर दाऊद बोल रहा हूँ। रहमानी साहिब इस्लामाबाद से आया हूँ, उम्मीद है अपने पहचान लिया होगा, इसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी तारी रही। जी कैसे याद किया अपने इस खादिम को? रहमानी की आवाज़ आई थी। प्लाट का जो मामला उलझ गया था, इससे सुलझाने आया हूँ रहमानी साहिब। आमिर ने कहा, आधी रकम अदा की जा चुकी है और बाकी की 1.5 करोड़ की रकम में अदा कर दूंगा और प्लाट का कब्जा ले लूंगा। दूसरी तरफ फिर खामोशी छाई थी। देखे, ये इतना आसान नहीं है। वो प्लाट बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है, मैं माजरत खां हूँ। आमिर ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा, ये कैसे कर सकते हैं? अब वो जगह फाइनल हो गई थी और कागजात पर भी दस्तखत हो गए थे। अब घर आ जाए, मैं बताता हूँ आपको, रहमानी ने कहा। उम्मीद है अब की शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ, आमिर ने कहा और काल काट कर गाड़ी स्टार्ट कर दी और रहमानी के बंगले के मैन गेट पे आकर इसने हार्न दिया और गेट खिलने पर गाड़ी अंदर ले आया। सुबह के 10 बजने लगे थे। असलम रहमानी ने कारोबारी खुश इखलाकी से इसका इस्तकबाल किया था और इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। जी आमिर साहिब, क्या लेंगे अब चाय आ कुछ? और वो मुस्कुरा कर बोला तो आमिर ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। नहीं, अब आप आए हैं तो कुछ आदाब मेज़बानी हमें भी तो निभाने जी, वो बोला और बेतकल्लुफ़ी से अपनी बीवी को पुकारा था। बेगम, कहा हो भई, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी पिला दो। आमिर ने इसे मना करना चाहा मगर इसने फिर अपनी बीवी को पुकारा था। इस लम्हे एक दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत जवान औरत उलझे बालों को समेटती हुई बाहर आई। आमिर की निगाहें इसकी तरफ उठी और पलटना भूल गईं। वो फरीदा थी। इसे कल ही इसने हसन के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था और इससे चंद दिन पहले इसी किसी सुहेल नामी मर्द के साथ भी देखा था। कल इससे गाड़ी में देखकर आमिर को लगा था कि वो उन बालों को कहीं देख चुका है। इस वक्त हर चीज़ वाज़े हो गई थी। वो इसके सामने मुजस्सम खड़ी थी। ये फरीदा थी, असलम रहमानी की बीवी, हसन की महबूबा और सुहेल नामी किसी मर्द की शायद गर्लफ्रेंड थी। आमिर का दिमाग सुनसा होने लगा। भई चाय बना दो, मेहमान आया हुआ है।
असलम रहमानी ने फरीदा से कहा, जबकि आमिर का दिमाग अभी तक अचानक लगने वाले इस झटके से संभल नहीं पाया था। इसकी निगाहें अभी तक इस लड़की पे टिकी हुई थीं, जिसकी उम्र शायद 30 को छू रही थी, मगर इसने खुद को संभाल के रखा हुआ था। वो कहीं से 25 से ज्यादा की नहीं लगती थी। लिबास की तराश खराश बेहद उम्दा थी और चेहरे की मुलायम जल्द बता रही थी कि इसका खास ख्याल रखा जाता है। आमिर ने इसे गहरी निगाहों से देखा। वो बेहद जवान और हसीन थी, जबकि असलम रहमानी इसके सामने बूढ़ा नजर आता था। उनके दरमियान उम्र की गहरी खलीज थी। पता नहीं उनकी शादी कैसे तय पाई होगी, मगर शादी के बाद जो कुछ हो रहा था वो आमिर के इल्म में आ चुका था। फरीदा के एक नहीं कई जगह चक्कर चल रहे थे। हसन को इसने अपनी जुल्फों के जाल में कैद कर रखा था, जबकि सुहेल नाम के किसी आदमी के साथ इसे आमिर अपनी आंखों से देख चुका था। वो खासी दीदा दलेर थी। सुहेल को अपने घर बिलाकर इसने अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकी थी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ, फरीदा ने कहा और एक उचटती हुई सी निगाह आमिर पे डालकर किचन की तरफ चली गई। जी आमिर साहिब, असलम रहमानी ने खनकार कर गला साफ किया था। मुझे पता है, अब बहुत दूर से इस छोटे से मसले को हल करने के लिए आए हैं। जी हाँ, मुझे आना पड़ा रहमानी साहिब। अब की तरफ से कोई वाज़े जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा ने मुझे अब से मिलने भेज दिया ताकि इस मसले को हम बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर सके। लेकिन मसला तो हल हो चुका है आमिर साहिब, रहमानी ने कहा। वो कैसे? मैंने आपको बता दिया था फ़ोन पे भी कि वो प्लाट बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है। वो इत्मीनान से बोला। आमिर के माथे पे शिकने उभर आए। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे जिसके मुताबिक आधी रकम अदा की जा चुकी थी और कानूनी तौर पर हम इस जायदाद के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ बाकी की आधी रकम की अदायगी बाकी है और फिर हमें कब्जा मिल जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा और जिस मुआहदे पर हमने दस्तखत किए थे वो मेरे पास है, जिसे मैं ज़ाय कर दूंगा, और आप लोगों ने जो रकम अदा की थी वो भी कुछ अरसे में आपको मिल जाएगी। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, रहमानी ने कहा और आमिर को देखकर मुस्कुराया। ये वदा की खिलाफ वर्जी है। आमिर के हाथ सोफे के हत्थे पर सख्ती से जमे थे। इस अय्यार आदमी पर गुस्सा आ रहा था जो अपने अल्फाज से मकर रहा था। बात सिर्फ प्लाट की नहीं थी, वो जगह इसके पापा के एक दोस्त की थी जिसे रहमानी ने खरीद लिया था। पापा इसमें पहले से दिलचस्पी रखते थे। रावी रोड की ये लोकेशन उन्हें बहुत पसंद थी। वदा खिलाफी नहीं है आमिर साहिब, वो जगह मेरी है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। अब छोड़ी चाय पिन, इसने कहा। फरीदा चाय की लवाजमात भरी ट्राली धकेलती हुई अंदर आई थी और बर्तन मेज पे रखने लगी। ये वदा खिलाफी ही है रहमानी साहिब, कानूनी तौर पर हम ही इसके मालिक हैं, इसने तलखी से कहा। इसका चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं था। अब चाय पी, इसने कहा, मगर आमिर उठ खड़ा हुआ और फरीदा वापस एक दरवाजे की ओट में गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बात पे फिर से गौर करे, मैं बाद में कॉल करूँगा। मैंने काफ़ी गौर करने के बाद ये मुआहदा ख़त्म करने का सोचा है, रहमानी बोला। लेकिन अब चाय तो पीते जाए, मुझे अपनी खिदमत से यूं महरूम तो ना करे। इसने खोखली मेहमान नवाजी का मुजाहरा करना चाहा, लेकिन आमिर बाहर जाने के लिए परतोल रहा था। इसके इसरार के बावजूद वो बाहर निकल आया और गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर आ गया। रहमानी से मिलकर इसकी तबीयत बदमज़ा हो गई थी। वो हर सूरत प्लाट के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। वो यहाँ प्लाट का मामला निपटाने आया था, मगर एक और राज से पर्दाफाश हो गया था। फरीदा को रहमानी की बीवी के रूप में देखकर इसे हैरत का धचका लगा था, वो जो कई कश्तियों की मुसाफिर बनी हुई थी। सबसे अहम बात ये थी, हसन इस लड़की से शादी करना चाहता था। वो मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बना चुका था। होटल की लॉबी में इसने आमिर को साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो फरीदा से शादी करेगा और फरीहा को छोड़ देगा। अगर वो हसन को फरीदा की हकीकत बता दे तो शायद वो फरीदा पे लानत भेज देगा। आमिर ने सोचा, हो सकता है फरीदा की हकीकत जानने के बाद वो फरीहा को छोड़ने का इरादा भी तर्क कर देता। वो गाड़ी को कुशादा सड़कों पे दौड़ाते हुए सोचता रहा। इसके जहन में एक मंसूबा पनपने लगा था। लंच से जरा पहले वो घर आ गया। फरीहा ड्राइंग रूम में सोफे पे दोनों पाँव ऊपर किए बैठी टीवी देख रही थी। कोई सिंगिंग शो था जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इसे आते देखकर वो मुस्कुराई और टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। वो इसके करीब आप था और एक किशन गोद में रखते हुए इसे देखा और कहा, क्या हो रहा है? फरीहा बोली, कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम निपटती रही, सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होके टीवी देखने बैठ गई। वो दिन भर की मसरूफियात गिनवाने लगी। आमिर दिलचस्पी से सुनता रहा। गंदुमी रंग के सादा से सूट में वो हसब मामूल बहुत प्यारी लग रही थी। बाल जूड़े की सूरत में पुश्त पे थे, चेहरा मेकअप से आरी होने के बावजूद निखरा हुआ था। फिर फरीहा बोली, अब का काम हुआ कि नहीं? काम अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा।
आमिर ने यकीन से कहा, अगरचे रहमानी से मुलाकात हौसला शिकन थी मगर इसे यकीन था वो इससे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेगा, चाहे इसके लिए उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो सोफे पर से उठी और नाजुक पीर सिया चप्पलों में उड़सती हुई किचन की तरफ बढ़ी। वो इसके पीछे आया और टैब से हाथ धोए। तब तक फरीहा ने टेबल पर कई बर्तन सजा लिए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। खाने की खुशबू फैली थी। आमिर की भूख चमक उठी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया और कहा, तुम नहीं खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। वो उदास सी बोली, क्यों, क्या हुआ है? वो चौंका। वैसे ही दिल नहीं कर रहा, अब खाए? ऐसे नहीं चलेगा फरीहा, चुल्लू आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ। वो इसे देख कर बोला, जो टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखे खड़ी हुई थी। फिर आमिर ने कहा, हसन से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो सर झुकाकर बोली। तो आमिर के दिल पे चरका सा लगा। वो शायद अपने शौहर को मिस कर रही थी और इसके राब्ता ना करने पे उदास थी। इसे अपनी भूख गायब होती हुई महसूस हुई। तुम इससे बात कर लो ना, कहीं मसरूफ होगा वो काम के सिलसिले में, तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा, तुम कॉल कर लो। वो इसका दिल रखने के लिए बोला। खुद इसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। ठीक है, करती हूँ। वो अपने रूम की तरफ चली गई। वो साकित सा कुर्सी पे बैठा रहा और अपने सामने पड़े खाने की प्लेटों को देखता रहा, मगर भूख मर गई थी। कई बार भूख का सीधा सा ताल्लुक हमारे एहसासात से होता है। गम और उदासी के लम्हों में भूख खत्म हो जाती है। इस पे भी अचानक से कनूतियत सी तारी होने लगी। ये ख्याल इसके लिए तकलीफ दे था कि फरीहा हसन को मिस कर रही थी। चंद लम्हों बाद वो फ़ोन कान से लगाए अंदर आई और बोली, जी वो यही मौजूद हैं, अब बात करे उनसे। टेबल के करीब आकर इसने फ़ोन आमिर की तरफ बढ़ाया था, जिसे इसने बुझे दिल से थाम लिया। कैसे हो? हसन ने कहा था। आमिर को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो फरीहा को सुनाने के लिए बोला, जो कुछ बर्तन संक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। हसन कहा लगा कि हंसा था, एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ जाऊँगा, इसने दांत पीसते हुए कहा। इस लम्हे फरीहा किसी काम से बाहर चली गई। इसके जाते ही आमिर ने इसे दबी जुबान में कहा, अय्याशिया कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है, वरना अभी फरीहा के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखता हूँ। अभी ना बताओ इसे, मैं बाद में खुद ही बता दूंगा, इसने खिटाई से कहा। बकवास ना करो, कहा हो इस वक्त मुझे तुमसे मिलना है। सुबह भी मैं होटल आया था, तुम स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना करके गए थे, उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ आने नहीं दिया। यार शाम से पहले वहीं आ जाओ, इसने कहा। ठीक है, आमिर बोला और फ़ोन बंद कर दिया। इस लम्हे फरीहा अंदर आई। अब वो कदरे पर सुकून लग रही थी। वो कुर्सी खींचकर इसके सामने ही बैठ गई। खाना खाए ना, ठंडा हो रहा है, वो बोली और अपने लिए प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ देर पहले वो कुछ भी खाने से इनकार कर रही थी, मगर अब टेबल पे आ बैठी थी और ये शौहर से बात करने के बाद हुआ था। आमिर ने बुझे दिल के साथ खाना शुरू किया। हर लुकमा इसे गिले में अटकुता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लुकमे जहर मार करने के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो इसके सामने से उठ गया। वो रग़बत से खा रही थी। खाई ना, इतनी जल्दी उठ गए? अब वो हैरान हुई थी। हाँ, बस इतना काफ़ी है। वो इसे देखकर अनजानी से अजियत महसूस कर रहा था। हसन का सलूक पहले भी फरीहा से अच्छा नहीं रहा होगा, मगर वो इसके एक फ़ोन कॉल से मुतमईन हो गई थी। इसका दिल बेचैन हुआ।